हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया और उसके भेद। क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य या काम के होने का या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भेद। अकर्मक क्रिया। पहला, अकर्मक क्रिया में काम को करने वाले यानी कर्ता का पता चले उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हैं राम रो रहा है या पक्षी उड़ रहे हैं। इसमें कर्ता राम और पक्षी हैं जो कार्य कर रहे हैं। ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में काम का पता चले उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें केवल कार्य का पता चलता है। इसके उदाहरण हैं सीता पत्र लिखती है, राम टीवी देख रहा है। इसमें इनका कार्य हुआ लिखना और देखना। अकर्मक क्रिया में कर्ता का पता चलता है और सकर्मक क्रिया में कर्म का पता चलता है। ये हैं हमारे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया के दो प्रकार। जिस तरह कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, उसी प्रकार सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार, एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया में एक ही काम हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मोहन पढ़ता है, राम खेलता है। इसमें केवल एक ही क्रिया हो रही है। इसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरी, द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में एक से अधिक कर्म यानी काम का बोध हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें एक से ज़्यादा यानी दो काम का बोध होता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हैं राम श्याम ने राधा को रुपए दिए, राम ने अध्यापक से मोहन को पिटवाया। इसमें दो क्रिया हो रही है। राम ने अध्यापक से मोहन को पिटवाया, श्याम ने राधा को रुपए दिए। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। पहला, सामान्य क्रिया। जिसमें एक क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण मोहन आया है, राम पढ़ रहा है। अब ये भी एक कर्मक क्रिया की तरह ही है जिसमें सिर्फ एक ही काम का बोध हो। मोहन आया है, राम पढ़ रहा है, दोनों में एक एक क्रिया हुई है। यह है हमारी सामान्य क्रिया। अब हम बात करेंगे दूसरी क्रिया यानी संयुक्त क्रिया। जिसमें दो या दो से अधिक क्रिया हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राम आना चाहता है, मोहन गा सकता है। अब यह भी द्विकर्मक क्रिया की ही भांति है। संयुक्त क्रिया, इसमें दो या दो से अधिक क्रिया का बोध होता है। जैसे राम आना चाहता है, राम आता है और आना भी चाहता है। मोहन गा सकता है, इसमें दो क्रिया हो रही हैं, तो ये हमारी संयुक्त क्रिया है। अगली क्रिया, प्रेरणार्थन क्रिया। जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम कराए उसे प्रेरणार्थन क्रिया कहते हैं। उदाहरण, सीता ने गीता से मोहन को जगवाया, राम ने श्याम से पानी मंगवाया। इसमें कर्ता ने स्वयं काम ना कर किसी दूसरे से काम कराया है। इसे प्रेरणार्थन क्रिया कहते हैं। अंतिम क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पहले ही समाप्त हो जाए
उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। रोहन खाना खाकर चला गया। रमेश नहाकर खेलने जाएगा। मोहन ने खाना भी खाया और वह उसके बाद चला गया। इसमें 2 क्रिया हो गई, लेकिन पहली जो मुख्य क्रिया है वो समाप्त हो गई। रमेश नहाकर खेलने जाएगा, इसमें कोई क्रिया मुख्य क्रिया से पहले ही समाप्त हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिया कोई दूसरी क्रिया से पहले ही समाप्त हो चुकी है। रोहन खाना खाकर जा चुका है और रमेश नहाकर खेलने जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हैं हमारे क्रिया और उसके भेद। धन्यवाद।